नमस्कार, सभी स्टूडेंट का स्वागत है अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय रामनिवास सोईवाल सर में। देखिए, आज अपन सॉलिड स्टेट चैप्टर का पार्ट 15 लेके हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि आज की जो क्लास है ये हमारी इस चैप्टर की अंतिम क्लास रहेगी। यानी इस चैप्टर का एक अंतिम टॉपिक है पैरा विद्युतता, पायरो इलेक्ट्रिसिटी। इसका अध्ययन हम इस पार्ट में करेंगे। देखो, इससे पहले हमने इस चैप्टर के 14 पार्ट देख चुके हैं। यानी हमने 14 पार्ट का अध्ययन कर लिया है और इस सॉलिड स्टेट चैप्टर की एक लास्ट की हेडिंग है पैरा विद्युतता। यानी एक टॉपिक और है जिसका अध्ययन हम आज की इस क्लास में करने वाले हैं। तो सभी लगातार बने रहिए मेरे साथ। देखो, पैरा विद्युतता, पहले तो मैं आपकी एक कन्फ्यूज दूर कर दूं। इसको हम पैरा विद्युतता बोल सकते हैं या पैरा विद्युतता भी कह सकते हैं। कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। विद्युतता या विद्युतता एक ही बात है। देखो, ये जो शब्द है पायरो इलेक्ट्रिसिटी, पायरो इलेक्ट्रिसिटी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है पायरो और एक है इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, इस पायरो का अर्थ होता है आग। पायरो का अर्थ क्या होता है? आग। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है विद्युतता, विद्युतता। तो देखो, पायरो इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें यहाँ पे तो क्या हुआ, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं पैरा विद्युतता का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ तो अपन कह सकते हैं आग से विद्युतता, आग से विद्युतता। ये इसका एक सामान्य शाब्दिक अर्थ हो गया, आग से विद्युतता। यानी मैं आपको समझा रहा हूँ कि पायरो इलेक्ट्रिसिटी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला पायरो और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी। पायरो का अर्थ है आग और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है विद्युतता। तो एक सामान्य सिंपल अर्थ हो गया आग से विद्युतता। अब देखो, हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं कि ये गुणधर्म किन यौगिकों में या अपन कह सकते हैं कि किन ठोसों में पाया जाता है। तो देखो, हम कह सकते हैं कि पैरा विद्युतता का गुण कुछ क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। क्या कहेंगे? देखो, पहला पॉइंट हम कह सकते हैं पैरा विद्युतता का गुण कुछ क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। कुछ क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। अब देखो, किस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोसों में यह पैरा विद्युतता का गुण पाया जाता है। देखो, कुछ क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें प्राकृतिक ध्रुवणता पाई जाती है और उस प्राकृतिक ध्रुवणता के कारण उस क्रिस्टलीय ठोस में एक उच्च अस्थायी वोल्टता उत्पन्न हो जाती है और उस उच्च अस्थायी वोल्टता को ही हम पैरा विद्युतता कहते हैं। तो देखो, हम इसको और किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कुछ क्रिस्टलीय ठोस या कुछ क्रिस्टलीय ठोसों में प्राकृतिक ध्रुवणता पाई जाती है। प्राकृतिक ध्रुवणता पाई जाती है जिसके कारण
जिसके कारण उनमें उच्च अस्थायी वोल्टता उत्पन्न हो जाती है जिसे पैराविद्युतता कहा जाता है। देखो क्या कहा हमने कि कुछ क्रिस्टलीय ठोसों में प्राकृतिक ध्रुवणता यानी नेचुरल पोलैरिटी पाई जाती है, जिसके कारण उनमें उच्च अस्थायी वोल्टता उत्पन्न हो जाती है, जिसे पैराविद्युतता कहा जाता है। यानी सीधा सा मतलब ये हुआ कि वे क्रिस्टलीय ठोस इसमें प्राकृतिक ध्रुवणता पाई जाती है, उनमें एक उच्च अस्थायी वोल्टता उत्पन्न हो जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पैराविद्युतता। अब देखो ध्रुवणता कैसे उत्पन्न हुई ये देखते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में जब हम ताप परिवर्तन करते हैं, देखो ताप परिवर्तन, अपन ताप को चेंज करना है ताप में, तो हम उसको गर्म करके या ठंडा करके, यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि अगर क्रिस्टलीय ठोस को ठंडा किया जाए या फिर गर्म किया जाए तो उसमें ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है, और इसी ध्रुवणता के कारण यौगिक में उच्च अस्थायी वोल्टता उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम पैराविद्युतता कहते हैं। यानी हम आगे क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टलीय ठोस का ताप परिवर्तन या ताप में परिवर्तन, ताप परिवर्तन करने पर उसमें परमाणुओं की व्यवस्था बदल जाती है, परमाणुओं की व्यवस्था बदल जाती है, जिसके कारण उसमें ध्रुवणता, याद रखोगे आप, ध्रुवणता पोलैरिटी उत्पन्न हो जाती है, पोलैरिटी उत्पन्न हो जाती है, तथा इस ध्रुवणता के कारण क्रिस्टलीय ठोस में उच्च अस्थायी वोल्टता उत्पन्न हो जाती है, जिसे पैराविद्युतता कहा जाता है, जिसे पैराविद्युतता कहा जाता है। अब देखो यानी सीधा सा मतलब ये हुआ कि क्रिस्टलीय ठोस के ताप में परिवर्तन करने से, यानी या तो हम उस क्रिस्टलीय ठोस को ठंडा कर सकते हैं या फिर हम गर्म कर सकते हैं। ठंडा या गर्म करने पर उसमें परमाणुओं की जो व्यवस्था है वो बदल जाएगी, जिसके कारण उसमें ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है, तथा इस ध्रुवणता के कारण क्रिस्टलीय ठोस में उच्च अस्थायी वोल्टता उत्पन्न हो जाती है, जिसे पैराविद्युतता कहा जाता है। देखो ये तो हमने इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन देख ली है।
यानी हम ये भी कह सकते हैं इससे और भी सरल लैंग्वेज में कि ताप में परिवर्तन से क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी परमाणुओं की व्यवस्था बदल जाती है, जिसके कारण उसमें ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है और उस क्रिस्टलीय ठोस में एक उच्च अस्थायी वोल्टता उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम पैराविद्युतता कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि ताप को स्थिर कर दिया जाए, क्या कहेंगे, ताप को स्थिर कर दिया जाए तो समय के साथ पैराविद्युतता का मान घटता चला जाता है। क्या कहेंगे, यदि ताप को अपन कह सकते हैं, यदि ताप को स्थिर कर दिया जाए तो पैराविद्युतता का मान समय के साथ धीरे धीरे घटने लगता है, धीरे धीरे घटने लगता है, जिसके निम्न कारण हैं, जिसके निम्न कारण हैं। देखो, हमने क्या कहा कि यदि ताप को स्थिर कर दिया जाए तो पैराविद्युतता का मान समय के साथ धीरे धीरे घटने लगता है, जिसके निम्न कारण है। देखो, एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है, उच्च अस्थायी वोल्टता उत्पन्न हो गई, इसका मतलब धारा का प्रवाह होने लगेगा, और ये जो धारा का प्रवाह होगा ये ताप को स्थिर करने पर, यानी अपन कह सकते हैं कि धारा में कमी होने लगेगी। और धारा में ये जो कमी है ये किन कारणों से होती है, या अपन सिंपल भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि पैराविद्युतता में कमी किन कारणों से होती है। तो देखो, एक कारण तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि क्रिस्टल जालक में इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, दूसरा अपन कह सकते हैं कि आयनों के गमन के कारण, और तीसरा अपन कह सकते हैं कि वोल्टमीटर के द्वारा धारा का क्षरण होने लगता है। तो देखो, पहला कारण लिख रहा हूं मैं, क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। दूसरा अपन कारण दे सकते हैं आयनों के गमन के कारण, और तीसरा कारण अपन दे सकते हैं वोल्टमीटर द्वारा धारा के क्षरण के द्वारा। एक बार वापस से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। यदि ताप को स्थिर कर दिया जाए तो पैराविद्युतता का मान समय के साथ धीरे धीरे घटने लगता है, इसके निम्न कारण है। पहला कारण हमने देखा, क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, आयनों के गमन के कारण, और वोल्टमीटर द्वारा धारा के क्षरण के द्वारा, या अपन यहाँ पे सीधा से भी कह सकते हैं कि वोल्टमीटर के द्वारा। तो ये जो तीन कारण हैं, इनकी वजह से अगर ताप को स्थिर कर देंगे तो पैराविद्युतता का मान समय के साथ धीरे धीरे घटने लगता है। अब देखो, एक तो हमारे पास है पैराविद्युतता, और दूसरा हमारे पास है ताप विद्युतता। देखो, दोनों दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों गुणधर्म अलग अलग हैं। क्या कहेंगे अपन कि पैराविद्युतता ताप विद्युतता से अलग गुणधर्म है, यानी हम इन दोनों को सेम नहीं कह सकते। देखो, अभी हमने इसकी चर्चा की है कि पैराविद्युतता में क्या होता है, यदि पैराविद्युतता में किसी क्रिस्टलीय ठोस के एक भाग का ताप
चेंज कर दिया जाए तो उस स्थिति में क्रिस्टलीय ठोस में परमाणुओं की पूरी व्यवस्था ही बदल जाती है, जिसके कारण उसमें ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है और उसी ध्रुवणता से उसमें उच्च अस्थायी वोल्टता उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अपन क्या कहेंगे कि ताप विद्युतता में क्रिस्टलीय ठोस के एक भाग का ताप दूसरे भाग के ताप से भिन्न होता है, यानी वहाँ पर तापांतर होता है। तापांतर के कारण क्या होती है? वोल्टता उत्पन्न होती है। यानी अपन सीधा सा ये कह सकते हैं कि यहाँ पर परमाणुओं की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ताप परिवर्तन से परमाणुओं की व्यवस्था बदल जाती है और उसी की वजह से क्रिस्टलीय ठोस में ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें उच्च अस्थायी वोल्टता उत्पन्न हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक भाग का ताप दूसरे भाग के ताप से अलग होता है, यानी वहाँ पर तापांतर के कारण वोल्टता उत्पन्न होती है और उसमें परमाणुओं की जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो आप इन दोनों को भी ध्यान में रखोगे कि पैरा विद्युतता क्या है और ताप विद्युतता क्या है। चलो अब देखो, अब हम अगर एग्जाम्पल की बात करें कि ऐसे कौन कौन से क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं जिनमें पैरा विद्युतता का गुण पाया जाता है, तो कुछ एग्जाम्पल भी आप ध्यान में रखोगे। देखो, सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है गैलियम नाइट्राइड। याद रखोगे आप इसको, गैलियम नाइट्राइड सबसे महत्वपूर्ण क्रिस्टलीय ठोस जिसमें पैरा विद्युतता का गुण पाया जाता है, गैलियम नाइट्राइड। और अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो सीजियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट। इसके अलावा अपन देखें तो पॉलीवाइनिल फ्लोराइड, फ्लोराइड है न कि क्लोराइड, पॉलीवाइनिल फ्लोराइड। इसके अलावा अपन देखें तो फेनिल पिरिडीन, फेनिल पिरिडीन। ये कुछ उन पदार्थों के उदाहरण हैं जिनमें पैरा विद्युतता का गुण पाया जाता है, गैलियम नाइट्राइड, सीजियम नाइट्रेट, पॉलीवाइनिल फ्लोराइड और फेनिल पिरिडीन। तो ये एग्जाम्पल हो गई। अब देखो, इस पैरा विद्युतता के गुण को हम एक त्रिभुज के द्वारा भी समझा सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि पैरा विद्युतता को एक त्रिभुज के द्वारा भी समझाया जा सकता है, जिसमें त्रिभुज के तीनों जो कॉर्नर हैं वो क्रिस्टल जालक की ऊर्जा अवस्थाओं को दर्शाते हैं। देखो, पहले मैं त्रिभुज बना रहा हूं। देखो, ये त्रिभुज है, इसमें 3 कॉर्नर हैं। ये कॉर्नर बताएगा गतिज ऊर्जा को, गतिज ऊर्जा को। ये कॉर्नर बताएगा तापीय ऊर्जा को और ये कॉर्नर बताएगा विद्युत ऊर्जा को। अब देखो, ये कॉर्नर गतिज ऊर्जा को बता रहा है, इसका मतलब इस कॉर्नर को मैं गतिज कॉर्नर कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? गतिज कॉर्नर। इसको मैं विद्युत कॉर्नर कह सकता हूँ, विद्युत कॉर्नर। और ये गतिज कॉर्नर, ये विद्युत कॉर्नर, और इसको कह सकते हैं तापीय कॉर्नर, तापीय कॉर्नर। अब देखो, आप यहाँ पे 2 प्रभाव देखने को मिलते हैं। उन प्रभावों के नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला प्रभाव तो आएगा यहाँ पे
इलेक्ट्रिक प्रभाव, क्या कहेंगे, पायरो इलेक्ट्रिक प्रभाव, इसको हम बोलेंगे पायरो इलेक्ट्रिक प्रभाव, या अपन कह सकते हैं इसको पैरा विद्युत प्रभाव। अब देखो हमें ये देखना है कि इस त्रिभुज में जो 3 कॉर्नर दिखाए हैं हमने, गतिज कॉर्नर, तापीय कॉर्नर और विद्युत कॉर्नर, कि कौन से कॉर्नर पायरो इलेक्ट्रिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो देखो जो तापीय कॉर्नर और जो विद्युत कॉर्नर है, ये दोनों पैरा विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं और इनमें गतिज ऊर्जा शामिल नहीं होती है। ये ऐसे कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि पैरा विद्युत प्रभाव तापीय कॉर्नर व विद्युत कॉर्नर के द्वारा दर्शाया जाता है, और क्या कहा हमने, इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। अब देखो दूसरा जो प्रभाव है उसको बोलेंगे पीएजो इलेक्ट्रिक, नाम को आप याद रखोगे, पीएजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, पीएजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखते हैं कि ये जो प्रभाव है ये कौन से कॉर्नर के द्वारा उत्पन्न होता है। तो देखो हम कह सकते हैं कि गतिज कॉर्नर और विद्युत कॉर्नर, इन दोनों के द्वारा पीएजो इलेक्ट्रिक प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। क्या कह सकता हूं मैं, गतिज कॉर्नर व विद्युत कॉर्नर के द्वारा दर्शाया जाता है, और देखो हमने इसमें क्या कहा था कि इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है। अपन कह सकते हैं इसमें ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है, ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है। तो देखो हमने एक त्रिभुज के द्वारा 2 प्रभाव देखे, पायरो इलेक्ट्रिक प्रभाव और पीएजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने एक त्रिभुज लिया, त्रिभुज के 3 कॉर्नर क्रिस्टल जालक की ऊर्जा अवस्थाओं को दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर ये गतिज ऊर्जा अवस्था को दर्शा रहा है, ये तापीय ऊर्जा अवस्था को, और ये विद्युत ऊर्जा अवस्था को, इसलिए हमने इसको कहा गतिज कॉर्नर, इसको कहा विद्युत कॉर्नर और इसको कहा तापीय कॉर्नर। फिर हमने पायरो इलेक्ट्रिक प्रभाव में क्या कहा, इसको पैरा विद्युत प्रभाव भी कहते हैं, कि तापीय कॉर्नर व विद्युत कॉर्नर के द्वारा यह प्रभाव दर्शाया जाता है और इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। फिर हमने इधर क्या देखा, पीएजो इलेक्ट्रिक प्रभाव जो गतिज कॉर्नर व विद्युत कॉर्नर के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी ये गतिज कॉर्नर और ये विद्युत कॉर्नर, और इसमें ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है। तो देखो ये हमने आज की क्लास में क्या देखा, पैरा विद्युतता, यानी हमने पायरो इलेक्ट्रिसिटी का अध्ययन कर लिया, जो हमारे इस सॉलिड स्टेट चैप्टर की अपन ये कह सकते हैं कि अंतिम हेडिंग थी या अंतिम टॉपिक था। यानी हमने इस सॉलिड स्टेट चैप्टर को 15 पार्टों में अध्ययन किया, अच्छे से हमने अध्ययन किया। जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी मैंने आपको साथ साथ टॉपिक के साथ साथ ही करवा दिया है। तो देखो बोर्ड एग्जाम की तरफ से, यानी जो मैंने
न्यूमेरिकल्स टॉपिक के साथ साथ करवाएं, उनको आप एक बार दोबारा से खुद अपनी नोटबुक में करने का प्रयास करेंगे, खुद आप हल करोगे। क्यों? क्योंकि वो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बोर्ड एग्जाम की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण है। और देखो हमारा एक चैप्टर पूरा हो गया है, 15 पार्ट में हमने इसका अध्ययन किया अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने स्टेप टू स्टेप, टॉपिक टू टॉपिक हमने इस पार्ट का डिटेल से अध्ययन किया। यानी अपन ये कह सकते हैं कि हमारा ठोस अवस्था वाला चैप्टर पूरा हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इनमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ है, लघुतरात्मक है, अति लघुतरात्मक है, निबंधात्मक है, उनको आप हल करेंगे। न्यूमेरिकल्स मैंने टॉपिक के साथ साथ करवा दिए, आप दोबारा से उन वीडियो में देख सकते हैं। और जो अन्य क्वेश्चन हैं उनको आप मेरे जो ये वीडियो हैं ये सारे आप देखकर हल कर सकते हो। फिर भी अगर आपको लगे कि भाई कुछ आपके किसी न्यूमेरिकल्स में या किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो देखो ये मेरे नंबर हैं, आप मेरे को या तो कॉल करके या व्हाट्सएप करके या फिर फेसबुक पेज पर आप क्वेश्चन मेरे को लिख के दे सकते हैं कि सर हमें इन क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और एक बात और कहूँगा मैं आपको कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनके पास ठोस अवस्था वाले चैप्टर के नोट्स नहीं हैं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको इस सॉलिड स्टेट चैप्टर की जो PDF है वो मैं आपको जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा। उसमें सारे नोट्स होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम की तरफ से उसमें जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और उन स्टूडेंट को मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जो मेरे YouTube चैनल पर केमिस्ट्री बाय रामनिवास सोईवाल सर पर नए आए, पहली बार आए, जिसने ये आज का वीडियो पहली बार देखा है, तो वो प्लीज़ जो स्टार्टिंग से जो वीडियो हैं पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, उनको वह लगातार देखें, सारे वीडियो देखें, पूरे वीडियो देखें और अपने साथ साथ नोट्स भी तैयार कर लें। लेकिन अगर उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे जो वीडियो आएंगे उनकी सूचना उसको समय पे मिल सके। ठीक है ना? इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और हाँ, अब हम जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा हम उसमें नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे कंटिन्यू, यानी हमारा चैप्टर होगा 2 नंबर चैप्टर, विलियन वाला जो चैप्टर है उसको अपन अध्ययन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही है, हमारा जो ठोस अवस्था वाला पार्ट है वो पूरा हो गया है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।